गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्टैगफ्लेशन की कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रीडमैन का नेचुरल रेट हाइपोथेसिस, ठीक है। और उससे भी पहले हमने एडीएस मॉडल को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और स्टिकी वेज मॉडल और इक्विलिब्रियम ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अब स्टैगफ्लेशन के कॉन्सेप्ट को। देखिए, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिए। स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑकर्स साइमल्टेनियसली विद द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब इन्फ्लेशन रेट भी हाई हो और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मतलब कि एक तरफ तो आपका प्राइस बढ़ रहा हो, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका आउटपुट जो है वो भी कम हो जाए, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली जो हैं सामने आते हैं, तो वो सिचुएशन स्टैगफ्लेशन होती है। उस स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है, ठीक है, इसको हमें क्यों स्टडी करना चाहिए। देखिए, जो न्यू सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स या जो न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, जिसमें रेशनल एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं, ठीक है, तो इन सब ने जो है फोकस किया था इसमें कि शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के ऊपर, कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट होता है, ठीक है, वो जो है स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को और भी मजबूती प्रदान करता है। तो अब शिफ्ट कब कब होता है एग्रीगेट सप्लाई कर्व में। देखिए, जब चेंज इन फैक्टर प्राइस हो, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स हो, चेंज इन प्रोडक्टिविटी हो, एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो होते हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन के, ठीक है, जो कि एफिशिएंसी को इफेक्ट करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई कर्व पर अपना इफेक्ट डालते हैं। तो ये थे वो फैक्टर जिनकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। और ये हमने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया था पीछे, एग्रीगेट सप्लाई की जो हमने वीडियो की थी पीछे, तो दोबारा से मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब फर्स्ट टाइम कब ये राइज हुए थे, ठीक है। प्राइस जो हैं, इनपुट प्राइस जो हैं, इसमें हम ऑयल का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि जब ओपेक ने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की एक जो कार्टल है इनका, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1973 और 74, ठीक है, इस टाइम इन्होंने क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस थे उनको बढ़ा दिया था। अगेन उन्होंने इसको कब बढ़ाया, 1979 और 80s में, और इसके बाद भी काफ़ी ईयर्स हैं जिसमें इन्होंने इसको बढ़ाया है, ठीक है। तब क्या हुआ, देखिए, जब ऑयल प्राइस इन्होंने बढ़ा दिए, ठीक है, तो उससे जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये जो इनका ग्रुप है ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके एक्सपोर्ट तो महंगे हो गए, इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है। तो लेकिन जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, इंडिया ऑयल बाहर से जो है इंपोर्ट करता है, तो उनके लिए क्या हुआ, उनके लिए अब उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, जितना वह पहले पे करते थे उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। तो उससे जो है हमारे यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए, अब हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो जो ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं जिन भी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ होता है, तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उनकी कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, वो अपने प्राइसेस को बढ़ा देंगे और प्रोडक्शन को भी कम कर देंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है वहाँ पर, अब देखिए, प्राइस बढ़ाए फॉरेन कंट्रीज़ ने, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो यहाँ पर आया। मतलब देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ गई है अब, ठीक है। तो जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो अब राइज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो डिफरेंस देखते हैं हम कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, क्या है, दोनों ही इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से भी प्राइस राइज होते हैं और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से भी जो है प्राइस राइज होते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस ये है कि
जहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो सिर्फ प्राइस को बढ़ाती है, वहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो एक तरफ तो प्राइस को बढ़ाती है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन को भी आपके कम कर देती है, जिससे कि आपकी जीडीपी जो है वो भी कम हो जाती है। तो एक तरफ तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, दूसरी तरफ अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी कम हो गया। ठीक है, तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब इन्फ्लेशन, ठीक है, और रिसेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली जो हैं क्रिएट होते हैं या मतलब ओकर होते हैं, तो वहाँ पर जो है स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जो है वो आपके सामने अराइज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम से देखते हैं। सप्लाई का डायग्राम है ये हमारे पास, एग्रीगेट सप्लाई जिसमें शिफ्ट होगा। ठीक है, इस डायग्राम में अब जो हमारा एडी कर्व है, ठीक है, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है और हमारा शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व एस से 0, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई पर। ठीक है, और यहीं पर जो है हमारा LAS लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी है, जो कि यहाँ पर शो नहीं किया गया डायग्राम, लेकिन यहाँ पर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज है, इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में है एट पॉइंट ई पर। तो अब क्या हुआ, अब ऑयल प्राइस बढ़ने से, ठीक है, हम वही एग्जांपल लेके चलते हैं। ऑयल प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो अब इनपुट प्राइस जो है, सॉरी इनपुट प्राइस बढ़ गया, ठीक है, फार्म का, तो उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, फार्म ने जो है अपनी सप्लाई को कम कर दिया, जिससे कि एग्रीगेट सप्लाई जो कर्व है, ठीक है, वो SAS 0 से SAS 1 पर शिफ्ट कर गया, और जो कि हमारी एग्रीगेट डिमांड को काट रहा है एट पॉइंट टी पर। तो एट टी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर प्राइस जो है वो हमारा P1 है और हमारा जो आउटपुट है या रियल जीडीपी है वो Y1 पर है। तो अब देखिए क्या हुआ, इनपुट प्राइस बढ़ने से एक तरफ तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आपका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, दूसरी तरफ आपका आउटपुट भी कम हो गया। ठीक है, तो डायग्राम बहुत सिंपल है, और तो स्टैग्फ्लेशन की सिचुएशन हमें यही दिखाती है कि जहाँ पर हमारे प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हो और आउटपुट भी कम हो रहा हो, मतलब इन्फ्लेशन और रिसेशन जो है वो दोनों इकट्ठे ही इकोनॉमी में जब क्रिएट होते हैं तो उस सिचुएशन को स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं, देखिए हमने बी फॉर्म का एग्जांपल लिया था कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, देखिए कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो है ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं लोग यहाँ पर। हालांकि हम अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, लेकिन एग्रीकल्चर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर को इफेक्ट होता है किसी भी वजह से, जैसे कि यहाँ पर मानसून की वजह से बताया गया है, ठीक है, पहले एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड करता था मानसून के ऊपर, अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आने से और इरिगेशन की फैसिलिटी आने से, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो अच्छा होने लग गया है, लेकिन फिर भी मानसून जो है अभी भी बहुत इफेक्ट डालता है एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर। तो जब मानसून अच्छा नहीं रहता, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो डिक्लाइन होगा। ठीक है, अब एग्रीकल्चर आउटपुट के डिक्लाइन होने से यहाँ पर दो चीज़ों पर फर्क पड़ेगा। पहला तो देखिए, एग्रीकल्चर को हम यूज़ करते हैं सीधा एज अ डायरेक्ट कंजप्शन के रूप में, जिससे हमें फूड ग्रेन वगैरह, ठीक है, या खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसके लिए हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है, तो उन चीज़ों के प्राइस जो हैं वो भी बढ़ेंगे, तो वो अराइज करेंगे किसको, फूड इन्फ्लेशन को। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। और दूसरा जो क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। ठीक है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए शुगर केन प्रोवाइड करवाता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मतलब कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉटन प्रोवाइड करता है, और भी बहुत से एग्जांपल हैं। तो उनका भी मतलब सप्लाई कम होगी तो उनका भी प्राइस बढ़ गया, जिससे इंडस्ट्रीज़ का भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने से फिर से जो है अगर सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और फिर से प्राइस भी बढ़ जाएंगे और आउटपुट भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्फ्लेशन और रिसेशन जो हैं वो दोनों ही हमको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो अब बात होती है कि सोल्यूशन कैसे किया जाए इसका। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जिसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और रिसेशन भी आ रहा है, तो अगर आप इन्फ्लेशन को कम करने जाओगे तो रिसेशन जो है
वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और रिसेशन को कम करने जाओगे तो इन्फ्लेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब ये फर्स्ट टाइम अराइज हुई थी ये प्रॉब्लम, तो काफ़ी मतलब इकोनॉमिस्ट ने, ठीक है, नेशंस ने अपने अपने जो है इसके ऊपर मतलब इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ट्राई किया था, ठीक है। तो 70s में सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उन्होंने जैसे कि अपनी डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी को यूज़ किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने इन्फ्लेशन को कम करने का ट्राई किया और एग्रीगेट डिमांड जो है उसको, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उन्होंने एग्रीगेट डिमांड को कम कर दिया, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को कम किया। अब एक्सपेंडिचर के कम होने से देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अब आप इन्फ्लेशन को कम करने जा रहे हो, एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हो, एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हो, जिससे क्या हुआ, एग्रीगेट आउटपुट, अब आप एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, ठीक है, तो आउटपुट पर भी इफेक्ट पड़ेगा ना, तो उससे क्या हुआ, आउटपुट कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो राइज हो गई, ठीक है। तो जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने गए तो उससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है, जिससे आपकी सिचुएशन और भी ख़राब हो गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए जाते हो तब क्या होगा। अब आप अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए जाते हो यानी कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए जाते हो कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो जब आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए गए तो वहाँ पर क्या हुआ, आपने यूज़ किया अपनी एक्सपेंशनरी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी और जिसने फिर से इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब करें क्या, सिचुएशन तो वहीं के वहीं अटकी रह गई, ठीक है। फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही फेल हो गई यहाँ पर, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पाया। तो इसके प्रॉपर सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। अब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन है, आप पीछे जाइए, वो अराइज होती क्यों है, ठीक है, वो अराइज होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से, पहला काज, ठीक है। इनपुट प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चाहे इनपुट प्राइस हो या कोई भी हो, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से ही तो हमारी सप्लाई कम हुई है। तो सबसे पहले उस चीज़ को ठीक कीजिए, जहाँ से शुरू हुई है उसको वहीं से ख़त्म कीजिए, जहाँ से ये आया है उसको वहीं उसी रास्ते से वापस भेजिए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है कि देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो है, ठीक है, उसको जो है अब आपको बढ़ाना होगा और उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, रिडक्शन इन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा बाय राइजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर। और प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर दोनों ही सेक्टर में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, दोनों ही सेक्टर में बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, आपका कैपिटल अकम्युलेशन भी होगा। जैसे कि आप एग्रीकल्चर में अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हो तो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, पर यूनिट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल जो है, जो एग्रीकल्चर सप्लाई करता है इंडस्ट्री को, वो भी कम रेट पर आपको मतलब लो प्राइस पर सप्लाई करेगा। और दूसरा वहाँ पर जो उनको इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, वो एक अच्छा सोर्स होगा सेविंग का, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो कैपिटल अकम्युलेशन भी आपका हो गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, जो कम प्राइस पर मिलेगी सप्लाई, ठीक है, रॉ मटेरियल की, तो वो भी अपना अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी उसमें भी यूज़ की जाए, ठीक है, तो वो भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्राइस को कम रखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो फिर से कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। और अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए और क्या किया जा सकता है, इसके लिए आप देखिए जो टैक्सेस हैं उसमें रिडक्शन कर सकते हो। और टैक्सेस में रिडक्शन सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस में रिडक्शन ही नहीं, से आप एक्साइज ड्यूटी जो है, सेल्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, इन सबको कम कर सकते हो। नॉट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट बट आल्सो एट एसेंशियल इनपुट के ऊपर भी जो आपने टैक्सेस लगाए हैं उनको भी कम कर सकते हो। तो जब ये सब मेजर आप करते हो, इससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और उससे सप्लाई इंक्रीज होगी और प्राइजेस जो हैं वो भी आपके कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से सिचुएशन स्टैगफ्लेशन की अराइज हुई थी उसको उसी तरह से जो है कम करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब मेजर करते हैं तो आपकी स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी और इकोनॉमी आपकी वापस रिसेशन से निकलकर, ठीक है, और अपने ग्रोथ के ट्रैक पर फिर से भागने लगेगी, ठीक है। तो ये था आपका स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है कि जो भी डिमांड होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट किए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें।
and thank you very much. See you soon.